हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आज माइनर 2 जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है उसका आज क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। पहले सिलेबस देख लेते हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 का। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपको उस वीडियो का लिंक या तो कमेंट में मिल जाएगा और नहीं तो आप लास्ट में एंड स्क्रीन होता है वहाँ आपको सजेस्ट हो जाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों कवर किया है, प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी संभावित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें फर्स्ट वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 और यूनिट 4, इसका क्वेश्चन आंसर साथ लाए हैं। तो यूनिट 3 में क्या पढ़ना है? न्यूक्लियर रिएक्शन मेल्ट डाउन यानी परमाणु रिएक्टर मेल्ट डाउन पढ़ना है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट पढ़ना है, यानी जो औद्योगिक घटना होता है उसके बारे में। ऑयल स्लिक्स एंड स्पिल पढ़ना है। आउटब्रेक ऑफ डिजीजेज एंड एपिडेमिक्स पढ़ना है। वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट पढ़ना है। यूनिट 4 में क्या क्या पढ़ना है? डिजास्टर प्रोन एरियाज इन इंडिया, स्टडी ऑफ सैनिमाइन जोन्स, एरिया प्रोन टू फ्लोट्स एंड ड्राफ्ट यानी जो सूखा क्षेत्र है भारत में उस सब के बारे में पढ़ना। लैंड स्लाइड यानी जो ज़मीन खिसक जाता है, भूस्खलन, और उस सब के विषय में पढ़ना है। तो चलिए यूनिट 4 का यहीं देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। कोस्टल हजार्ड्स विद स्पेशल रेफरेंस टू सुनामी पढ़ना है। पोस्ट डिजास्टर डिसीजेज एंड एपिडेमिक, नेशनल डिजास्टर पॉलिसी ऑफ इंडिया, साइलेंट फीचर, इस सब के विषय में पढ़ना है। और सिलेबस में कुछ जैसे कि कुछ टॉपिक डिफाइन नहीं रहता, फिर भी इससे क्वेश्चन आता है, आप प्रीवियस ईयर जाके देखिएगा। तो झारखंड की आपदाओं के बारे में क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है और ये हो सकता है इस वर्ष भी पूछा जाए। झारखंड वर्ष जैसे कि कोविड-19 इस सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी, तो वे सब क्वेश्चन भी मैंने लाया है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन करके जाइए क्योंकि ये बहुत संभावित क्वेश्चन है, ये फिक्स से आ सकता है। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, झारखंड की आपदाएं स्वरूप। झारखंड में जो जो भी आपदा होता है, जैसे कि झारखंड में अधिकतर बाढ़ तो नहीं होता है, झारखंड में बिजली गिरता है, बिजली बहुत गिरता है झारखंड में। और यहाँ सूखा क्षेत्र रहता है, जैसे कि पलामू पढ़िएगा आगे, सूखा प्रभावित करता है। और मानव क्रियाएं कुछ, जैसे वनों की कटाई झारखंड में बहुत तेज़ हो रही है, खनन बहुत अधिक हो रहा है जिससे आपदा उत्पन्न होता है, वही सब के विषय में पढ़ना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो आंसर यहाँ से शुरू हो जाता है। झारखंड भारत का एक खनिज संपन्न तथा वनाच्छादित राज्य है, जिससे भौगोलिक संरचना पठारी प्रावधान और खनन गतिविधियों से प्रभावित है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता जहां राज्य के आर्थिक विकास का आधार है, यानी झारखंड में विकास का क्या आधार है? प्राकृतिक संसाधन, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से भी हमारा विकास नहीं हो रहा है। वहीं यही परिस्थितियां इसे विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं, आगे बढ़ते हैं, मानव निर्मित आपदाओं के प्रति संवेदनशील भी बनाती है। झारखंड में घटित होने वाला आपदाओं को मुख्यतः प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं, इन दोनों भागों में विभाजित किया जा सकता है। झारखंड में दोनों आपदाएं होती है, मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों आपदाएं उत्पन्न होती है। आप लोगों को देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को कैसे लिखना है, थोड़ा चलिए ये देख सकते हैं खाली जगह। 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को किस प्रकार लिखना है? पहले लिख दीजिएगा इंट्रो, जिसके बारे में पूछा भी जाए, जिसके बारे में थोड़ा उसका परिचय लिखिएगा। पहले लगभग 30-40 वर्ड में आप परिचय लिखिएगा। उसके बाद मेन पार्ट यानी बॉडी लिखिएगा, भूमिका। उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, उसकी विशेषता निकलेगा, जो जो पूछा जाएगा वो सब लिखना है। तो पहले इंट्रो लिखिएगा, जिससे आपका थोड़ा वर्ड भी बढ़ेगा और 15 नंबर का क्वेश्चन होता है तो आप लोगों को लिखने में थोड़ी आसानी होगी। तो इंट्रो आप ज़रूर लिखिएगा और अट्रैक्टिव भी लगेगा। लिखिएगा पहले इंट्रो, उसके बाद भूमिका, उसके बाद बॉडी यानी जो मेन पार्ट होता है उसके वही। तो आप लोग इसी प्रकार लिखिएगा ताकि अच्छे नंबर, और देखने में भी बढ़िया लगेगा। तो आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। प्राकृतिक आपदाओं में सूखा, बाढ़, चक्रवाती वर्षा, बिजली गिरना तथा भूस्खलन प्रमुख है। ये सब कौन है? प्राकृतिक आपदा है। और आप लोगों को एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राकृतिक आपदा का उदाहरण दीजिए, तो यही सब आप लिख दीजिएगा, सूखा, बाढ़, चक्रवाती वर्षा, चक्रवात आप लिख सकते हैं, सुनामी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, झारखंड में अधिकांश भाग में वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र है। हम लोग भी जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ शायद हम लोग वर्षा आधारित ही रहते हैं। हम लोग के गांव में कुआं आप लोग जानते होंगे, वो है खेत में ही 10-10 कुआं, खेत के बाद एक कुआं रहता है, उसी से हम लोग का हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा आसमान का वितरण
असमान वितरण यहाँ सूखे की स्थिति उत्पन्न कर देता है, यानी वर्षा निरंतर नहीं होती है। यानी जिस क्षेत्र में हम कृषि करते हैं जिस दौरान, उस दौरान कभी कभी वर्षा नहीं होती है, तो असमान वितरण वही बताया गया। स्थिति सूखा उत्पन्न करती है कई जिलों, जैसे इस सब जिला में एकदम फिक्स है कि यहाँ सूखा पड़ता है, बहुत पड़ता है। लेकिन आप लोग ये जानकर शौक हो जाएगा कि पलामू ऐसा राज्य है जहाँ सूखा भी पड़ता है, और सबसे ज़्यादा कृषि कहाँ होता है? पलामू में ही। सोच सकते हैं वहाँ का कैसा प्रकृति स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। कई जिलों जैसे पलामू में सबसे अधिक खेती होता है और सबसे अधिक यहीं सूखा भी पड़ता है। गढ़वा, चतरा आदि में बार बार सूखा पड़ता है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है और पशुधन हानि होता है तथा ग्रामीण आजीविका संकट में पड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल, बराकर जैसी नदियों में अतिवृष्टि के समय के बाढ़ स्थिति बन जाती है। निचले क्षेत्रों में जल भराव, फसल नष्ट होना तथा आवास क्षति आम समस्या है। यानी इस क्षेत्र में, जैसे ही आप लोग किस नदी के पास गए हैं? हम तो अभी तक गए हैं एक बार, बराकर नदी। हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, बराकर हम लोग से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर है। हम गए हैं एक बार। तो जैसे नदियों, इस सब क्षेत्र जहाँ इस सब में बाढ़ प्रभावित होता है, ये इस क्षेत्र में, हम लोग के क्षेत्र में जहाँ हम लोग रहते हैं वर्तमान में, अभी बाढ़ तो नहीं आता है, कभी बाढ़ नहीं देखे हैं जीवन में अभी तक। झारखंड समतल स्थल है, इसलिए यहाँ बाढ़ अधिकतर नहीं आता है, कुछ जगहों पर आता है केवल। झारखंड में बिजली गिरना, लाइटिंग भी एक गंभीर आपदा के रूप में उभरा है। प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु आकाशीय बिजली से होती है। जो आप लोग देखते हैं वर्षा के समय अधिकतर बिजली बहुत खतरनाक कड़कता है। विशेषकर किसान और वन क्षेत्रों में कार्यरत लोग अधिक प्रभावित होते हैं, यानी जो किसान रहते हैं, क्योंकि देखिए बिजली जब वर्षा होती है तभी बिजली कड़कता है, और वर्षा के क्षेत्र में किसान अधिकतर अपने क्षेत्र, यानी जो कृषि क्षेत्र है यानी खेत है, वहाँ कार्य करता है, तो इससे उस सबको हानि होता है। जलवायु परिवर्तन, और अगला पॉइंट है मौसमीय संतुलन ने इसे जोखिम और बढ़ा दिया है, और को बढ़ा दिया है। और यहीं बात करें तो मानव निर्मित आपदाओं की दृष्टि से झारखंड अत्यंत संवेदनशील राज्य है, क्योंकि यहाँ व्यापक खनन, आप लोग जानते हैं कि हम लोग कितने खनन समृद्ध क्षेत्र हैं। हर क्षेत्र में कोयला का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन है? धनबाद, झरिया, बोकारो, ये सब क्षेत्र में बहुत कोयला उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट, ये सब क्षेत्र, रानीगंज में बॉक्साइट मिलता है। कोयला, लोहा, बॉक्साइट और यूरेनियम खनन के कारण भूमिगत दुर्घटनाएं, खान धंसना, यानी कोई खान धंस जाता है। जैसे कि कोयला क्षेत्र, जब वहाँ जाइए तो सब खान कभी जब पूरा खनन करते हैं ना, तो खान धंस जाता है। गैस रिसाव होता है, और विस्फोटक जैसी घटनाएं होती रहती है। धनबाद का झरिया क्षेत्र भूमिगत कोयला आग, कोल माइन। आप लोग कभी धनबाद गए हैं या ब्लॉग देखे हैं? हम जब धनबाद का एक ब्लॉग देख रहे थे, वहाँ हर समय धुआं उत्पन्न होते रहता है। इतना क्षेत्र वहाँ नीचे में एकदम कोयला यानी जलते रहता है, और पृथ्वी यानी भूसंकलन भी हो जाता है कभी कभी। जब कोयला नीचे जो कोयला रहता है, अगर वो कोयला जल के राख हो जाता है, राख बन जाएगा, तो पृथ्वी धंस जाती है। जैसे वहाँ आप जाइएगा कभी, इतना जब ठंड में जाइएगा ना आप, तो कोहरा देखिएगा वहाँ न, एकदम सुबह 11-12 बजे तक। मैंने व्लॉग में देखा है, अभी तक मैं नहीं गया हूँ। धनबाद के लिए विश्व प्रसिद्ध है, या यूँ कहें कुख्यात है। यहाँ दशकों से जल रही आग ने भूमि धसाव, वायु प्रदूषण और जन स्वास्थ्य संकट उत्पन्न किया गया है। यानी जो धनबाद में धसाव हो रहा है, कोयला की आग लगने से वायु प्रदूषण हो रहा है। जैसे धुआं उत्पन्न होता है तो वायु प्रदूषण हो जाता है, और जन स्वास्थ्य संकट उत्पन्न किया है। और यहाँ आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक दुर्घटनाएं भी झारखंड में की एक प्रमुख मानव निर्मित आपदाओं में शामिल है। बोकारो स्टील प्लांट, रासायनिक इकाइयाँ, तापीय विद्युत संयंत्र तथा अन्य भारी उद्योगों में गैस रिसाव, आग लगना या विस्फोट जैसी घटनाएं समय समय पर होती रहती है। इनसे श्रमिकों की मृत्यु, पर्यावरण प्रदूषण और आर्थिक क्षति होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है वनाग्नि, यानी वन में आग लग जाना, अग्नि फैल जाना जो कह सकते हैं, भी एक महत्वपूर्ण आपदा है। विशेषकर गर्मियों में
प्राकृतिक कारणों के साथ साथ मानवीय लापरवाही जैसे महुआ या तेंदुपत्ता संग्रह के दौरान आग लगाना भी इसके के लिए जिम्मेदार है। इससे वन संपदा, वन्य जीव और पर्यावरण संतुलन प्रभावित होता है। यानी जब वन्य में आग लगेगा है तो सबसे पहले तो पेड़ तेड़ जलते हैं, जिससे हम लोग का वायु प्रदूषण फैलता है और जो वहाँ के जीव रहते हैं वो सब भी मर जाता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है, वन्य जीव समाप्त हो जाते हैं और जिससे कुछ प्रजातियाँ समाप्त हो जाती है। इन आपदाओं के प्रभाव बहुआयामी हैं। बहुआयामी मतलब क्या होता है, लोग जानते हैं? बहुआयामी मतलब होता है अलग अलग पहलू। इन आपदाओं के अलग अलग पहलू हैं। कृषि कह सकते हैं, कृषि हानि, आजीविका संकट, विस्थापन, स्वास्थ्य समस्याएं, पर्यावरण प्रदूषण तथा आर्थिक विकास में बाधा से सभी दीर्घकालिक परिणाम हैं। खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोग श्वसन रोग, त्वचा रोग और जल प्रदूषण की समस्याएं झेलनी पड़ती है। मैं बार बार पॉज कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत लोग सामने से पार हो रहे हैं, तो कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपदा प्रबंधन की दृष्टि से झारखंड सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टेट हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकरण अथॉरिटी। तो इसको क्या बोलेंगे? SDMA। अथॉरिटी को ए से डिनोट किया जाएगा, प्राधिकरण अथॉरिटी को ही प्राधिकरण कहा जाता है हिंदी में। पूर्व चेतावनी प्रणाली, सूखा राहत योजना, बाढ़ नियंत्रण, बिजली गिरने से बचाव जागरूकता, खनन सुरक्षा नियम तथा वनाग्नि नियंत्रण उपाय लागू किए जा रहे हैं। सामुदायिक प्रशिक्षण, यानी लोगों को शिक्षा दिया जा रहा है। राहत शिविर बनाया जा रहा है, यानी कोई घटना घटता है, आपदा आता है तो राहत शिविर हर क्षेत्र में। ये शायद छोड़िए, आगे बढ़ते हैं अपना पॉइंट में। परीक्षा के विषय से संबंधित पढ़ते हैं। मुआवजा योजना और पुनर्वास कार्यक्रम भी संचालित है। यानी किसी क्षेत्र में अगर आपदा आता है तो मुआवजा दिया जाता है और जो भी लोग वहाँ से दूसरे जगह वास करते हैं उस सबको फिर से पुनर्वास करने का प्रयास करता है। अतः स्पष्ट है कि झारखंड आपदाओं की दृष्टि से बहुआयामी संवेदनशील राज्य है, जहाँ प्राकृतिक परिस्थितियाँ और औद्योगिक गतिविधियाँ मिलकर जोखिम बढ़ाती है। प्रभावी आपदा प्रबंधन, वैज्ञानिक खनन, पर्यावरण संरक्षण तथा जन जागरूकता के माध्यम से ही इन आपदाओं का दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये दूसरा क्वेश्चन, कोविड-19 का नाम सुने हैं आप लोग? कोविड-19 छोड़िए, चलिए डिस्कस करते हैं। कोविड-19 का कारण, स्वरूप, महत्व और परिणाम का वर्णन करें। कोविड-19 नाम सुन के लगता है न कुछ है, 2-3 साल घर में बिठाया है। इसके समय जब कोविड-19 हुआ था हम लोग क्या करते थे? हम लोग लूडो खेलते थे और कितना बार हम लोग को पुलिस दौड़ाया है। जब हम लोग लूडो खेलते थे सामने 4 लोग बैठते थे, तो जब पुलिस आता था तो हम लोग बहुत बार दौड़े। क्रिकेट भी खेलने चले जाते थे तब पर भी पुलिस दौड़ाता था, 2-3 बार बहुत दौड़ा है। तो इस दौरान काफ़ी लोगों का जीवन प्रभावित हुआ और जनसंख्या वृद्धि का कारण है ये कोविड-19। चलिए छोड़िए, टॉपिक पर आते हैं, अपना टॉपिक पर। 21वीं सदी के सबसे भीषण वैश्विक महामारी के रूप में उभरा कोविड-19। कोविड-19 21वीं सदी कब? 2019 से। कहाँ से फैलना शुरू हुआ था? चीन से, जिसने पूरे विश्व को स्वास्थ्य व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर, शिक्षा, सामाजिक जीवन तथा मानवीय संबंधों को गहराई से प्रभावित किया। यह बीमारी SARS-CoV-2 नामक वायरस से फैलती है, जिसकी पहली पहचान दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में हुई। कुछ ही महीनों में यह संक्रमण विश्व के लगभग सभी देशों में फैल गया, जिसके कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मार्च 2020 में इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया, यानी जो विश्व स्तर पर फैला हो। कोविड-19 के संक्रमण मुख्यतः संक्रमित व्यक्ति के संपर्क, खांसी, छींक से निकलने वाली बूंदें तथा दूषित सतहों को छूने से फैलता था।
इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, थकान, गले में खराश, स्वाद और गंध की कमी, सांस लेने में कठिनाई आदि शामिल हैं। कई मामलों में यह संक्रमण हल्का रहा, किंतु बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं तथा पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए यह अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। आप लोग कोरोना के समय क्या करते थे? और छोड़िए, टॉपिक पर आते हैं, हम टॉपिक से भटक जा रहे हैं। कोरोना का नाम सुन के थोड़ा दहक जाते हैं। और कोरोना के समय पढ़ाई छोड़िए, पढ़ाई हम लोग करवे नहीं करते थे, तो परीक्षा नहीं होगा, कोरोना चल रहा है। इस महामारी ने विश्व स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति को उजागर कर दिया। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों और चिकित्सकीय उपकरणों को भारी कमी देखी गई। डॉक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी अपने जान जोखिम में डालकर दिन रात सेवा करते रहे। अनेक स्वास्थ्यकर्मियों ने सेवा करते हुए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए, जिससे समाज में उनके प्रति सम्मान और बढ़ा। कोविड-19 के प्रभाव केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी गहरे संकट में डाल दिया। यानी केवल लोगों पर प्रभाव ही नहीं पड़ा, वैश्विक जो अर्थव्यवस्था था, जो आर्थिक संबंधित क्षेत्र था, उस सबको प्रभाव किया। जैसे कि हम लोग बहुत से चीज़ों को उद्योग, यानी जो उद्योग चला रहे थे, बहुत प्रोडक्ट हम लोग खरीदने कम कर दिए थे, क्योंकि पैसा का संकट था, आप कहीं कमाने नहीं जा सकते थे, बहुत समस्याएं थी। तो जैसे उद्योग क्षेत्र भी प्रभावित हुए थे। लॉकडाउन, उद्योगों के बंद होने, परिवहन रोकने और व्यापार ठप पड़ने से करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। प्रवासी मजदूरों की समस्या विशेष रूप से भारत में गंभीर रूप से सामने आई, जब उन्हें सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल अपने घरों की ओर लौटना पड़ा। इसने सामाजिक आर्थिक असमानता को भी उजागर किया। आप लोग कोरोना के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं, आप लोग आसानी से ये सब लिख लीजिएगा। तो चलिए, शिक्षा क्षेत्र में पर भी महामारी का व्यापक प्रभाव पड़ा। व्यापक मतलब बहुत अधिक कह सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय लंबे समय तक बंद रहे, जिससे क्या हुआ, पढ़ाई क्षेत्र में आज देख रहे हैं, छोड़िए, बच्चे आज उतने तेज नहीं हो रहे हैं। बोलते हैं शिक्षक लोग, पता नहीं अब सत्य है न, सत्य ही होगा। परिणाम स्वरूप ऑनलाइन शिक्षा की चलन तेजी से बढ़ा। यद्यपि डिजिटल शिक्षा ने पढ़ाई को जारी रखने में सहायता की, परंतु ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग विद्यार्थियों को इंटरनेट, स्मार्टफोन और बिजली की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोरोना काल में हम लोग के पास मोबाइल नहीं रहता था केवल पापा के पास। तो हम लोग जब बच्चे यानी थे, तब क्या करते थे, लूडो खेलने चले जाते हैं। और जब भी लूडो खेलने जाते था, मैं अपना मोबाइल से नहीं खेलता था, खेलते थे जो गांव के लोग थे उसी से। इस प्रकार डिजिटल विभाजन की समस्या स्पष्ट रूप से सामने आई। सामाजिक और मानसिक जीवन भी कोविड-19 से प्रभावित हुआ। लोगों को घरों में सीमित रहना पड़ा, जिससे अकेलापन, तनाव, अवसाद जैसी मानसिक समस्याएं बढ़ी। ये सब कारण है। क्या क्या हुआ कोविड-19 के कारण? पारिवारिक समारोह, धार्मिक आयोजन, त्यौहार, सब पर प्रतिबंध लगा। हालांकि आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस दौरान परिवार के साथ समय बिताने, स्वच्छता की आदतें विकसित करने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने जैसे सकारात्मक परिवर्तन भी देखे गए। यहाँ से शायद, और ये है निष्कर्ष। बहुत लंबे वर्डों में मैंने कोविड-19 का विस्तार किया है, देखिएगा। और आप लोग भोपाल गैस त्रासदी पढ़ के जाइए, एक बार क्वेश्चन आया है। और हो सके तो आप लोग एक बार गूगल में सर्च कीजिएगा, उत्तराखंड केदारनाथ का त्रासदी जो हुआ था उस भी, क्योंकि वह क्वेश्चन भी आ सकता है। कोविड-19 से लड़ाई में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिकॉर्ड समय वैक्सीन का विकास मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि माना गया। भारत सहित अनेक देशों ने टीकाकरण अभियान चलाकर करोड़ों लोगों की सुरक्षा प्रदान की। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और टीकाकरण इस महामारी से बचाव प्रमुख उपाय बने। अंततः कोविड-19 मानवता को कई महत्वपूर्ण सबक दिए। स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने की आवश्यकता, वैज्ञानिक अनुसंधान का महत्व और स्वच्छता का मूल्य, वैश्विक सहयोग की अनिवार्यता। यह महामारी भले ही विनाशकारी रही,
विनाशकारी पर इसने मानव समाज को अधिक सजग, संगठित और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की प्रेरणा दी। इस प्रकार कोविड-19 केवल एक बीमारी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ सिद्ध हुआ जिसने विश्व व्यवस्था को, जीवन शैली और विकास की दिशा को गहराई से प्रभावित किया। और तीसरा क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी। आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसका PDF कहाँ मिल जाएगा आपको? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक कमेंट में पिन रहेगा, तो वहाँ से आप जाकर PDF डाउनलोड कीजिए। और आप अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो कवर कर लेते हैं, विश्वास मानिए एक क्वेश्चन हो सकता है, कोई क्वेश्चन आप ना कर पाएँ, और जितने भी 6 क्वेश्चन दिए थे 15 नंबर के, तो 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिक्स है। आप देखिएगा, मैं पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाया था, लगभग 5-6 क्वेश्चन पढ़ाया, 15 क्वेश्चन दिए थे मैंने, 17 क्वेश्चन में 6 एक क्वेश्चन नहीं मिल पाया। 6 और जो 5 नंबर का 2 क्वेश्चन दोनों मिला, और 6 जो 15 नंबर का 6 क्वेश्चन होता है उसमें 5 मिला, 1 नहीं मिल पाया। तो आप लोग आशा करते हैं आप PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आप जुड़ जाइए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी इच्छा, आप सब्सक्राइब करें या ना करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप लोगों को। परमाणु रिएक्टर मेल्ट डाउन जो यूनिट 3 का सिलेबस था वो यहाँ से शुरू हो जाता है। लगभग 12 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन दोनों मिलाकर है। और पार्ट 1 में भी शायद 10 क्वेश्चन मैंने कराया है, 10 क्वेश्चन है पार्ट 1 में, तो आप लगभग 25 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, शायद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आएगा भी तो आप आसानी से लिख सकते हैं, उसने उतना अच्छा से समझ पाएंगे। 11 क्वेश्चन यहाँ है और 3 14 14 10 24 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। आप आसानी से पूरा पेपर क्लियर कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।